गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस अभी हाल फिलहाल में इसको नोटिफाई किया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो यूपीएस है और जो पहले जिसकी डिमांड जो सब लोग कर रहे हैं, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों अभी भी बहुत सारे लोग यूपीएस आने के बावजूद भी गुस्से में हैं और वो ओपीएस की ही डिमांड कर रहे हैं। तो हम 6 की डिफरेंसेस की बात आज के इस वीडियो में हम करेंगे। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो अगर हमें सबसे पहले आपको बताऊं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, सबसे पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यूनिफाइड यू का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करी जा सकती हैं। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि न्यू पेंशन स्कीम को रिप्लेस कर रही है। वैसे देखा जाए तो कुछ रिप्लेस वगैरह नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि इसको ख़त्म करके फिर इसको लाया जा रहा है। अभी भी एम्प्लॉयज़ के पास चॉइस रहेगी कि वो चाहें तो न्यू पेंशन स्कीम के साथ ही कंटिन्यू करें या फिर वो यूपीएस को यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट कर सकते हैं। तो यूपीएस जो है वो बेनिफिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के 23 लाख कर्मचारियों को। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो यूपीएस स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए है। हालांकि सरकार ने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस यूपीएस स्कीम को खुद भी अडॉप्ट कर सकती हैं, उनके पास ऑप्शन है और वो अपने जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको यूपीएस वाले ये बेनिफिट जो है वो दे सकती हैं। मतलब स्कीम निकाली है यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसी को पूरा स्टेट भी अपने यहाँ कॉपी कर सकते हैं पेंशन देने के लिए। यूपीएस की अगर हम बात करें तो ये कब से लागू हो रहा है? 1 अप्रैल 2025 से। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है किसके लिए ये लागू होगा, तो लिखा है बट विल बी अप्लीकेबल टू ऑल दोज हु हैव रिटायर्ड अंडर द एनपीएस फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स, कि ऐसे लोग जो 2004 के बाद में रिटायर हुए हैं जिनके पास एनपीएस है तो उनके ऊपर ये लागू होगा। मतलब उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो यूपीएस में जा सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। बाकी जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रहेगा ही रहेगा, जो रिटायर हो चुके हैं वो भी आ सकते हैं इसमें। तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले भारत सरकार जो है ओपीएस के स्कीम के तहत पेंशन देती थी, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी। उसके बाद 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ओपीएस को हटा करके एनपीएस लाया गया। ये कहा जाता था, मतलब ये कह करके कि ओपीएस की वजह से जो पेंशन का बोझ है सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब पहले तो कर्मचारी कम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब कर्मचारियों रिटायर्ड की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई तो सरकार का बहुत सारा पैसा ओपीएस में जा रहा था। तो फिर एनपीएस लाया गया जिसमें कंट्रीब्यूशन होता था, जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनका भी और सरकार का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता था। मतलब सारा बोझ सरकार के ऊपर नहीं रहता था। फिर एनपीएस में भी बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से लोग बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि ओपीएस लाना चाहिए, फिर से ओपीएस की तरफ जाना चाहिए। तो इसी सब डिमांड को देखते हुए 2023 में एक कमेटी बनाई गई थी और उसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कई मतलब 100 के आसपास बैठकें हुई। तो ये अब जो नई स्कीम है यूपीएस, इसको लाया गया है 2024 में। 2024 में से लाया गया, 2025 से यह लागू होगी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेंशन के कैलकुलेशन की। पेंशन जो कैलकुलेट होती है इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम ओपीएस की बात कर रहे हैं तो ओपीएस में क्या होता था, एश्योर्ड पेंशन मिलती थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है उसने अपने नौकरी करते हुए जो आखिरी का महीना था उसका, जो सबसे आखिरी में उसने अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस उसको प्राप्त हुआ था, उसका 50% उसे पेंशन के तौर पे मिलता था। ऐसे समझिए कि किसी की भी जो सैलरी होती है, एक तो होती है बेसिक पे, उसके बाद उसमें होता है डीए, उसके साथ उसमें लगता है एचआरए और उसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो लगते हैं और फिर वो आखिरी में जाकर के ग्रॉस सैलरी बनती है ना। तो ग्रॉस सैलरी जो उसे हाथ में प्राप्त होती है उसे ग्रॉस सैलरी कहेंगे। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे पेंशन निकाल रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत तो हम बाकी के जो अलाउंसेज हैं ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि उसकी मान लेते हैं बेसिक पे जो थी वो कितनी थी, 50,000 थी और उसका जो डियरनेस अलाउंस था वो कितना था, 4K था। तो ऐसे में टोटल कितना बनेगा, 54,000 बनेगा। तो इसका जो 50% होगा मतलब 27,000 रुपये वो उसे एश्योर्ड मिलेंगे पेंशन के तौर पे और फिर समय के साथ डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ता जाता है तो ये जो पेंशन होती है ये भी बढ़ती जाती है। लेकिन यूपीएस में क्या होगा कि इसमें भी जो ऐसे कैलकुलेशन होगा वो होगा तो इसी तरह, लेकिन इसमें जो बेसिक पे है ये लास्ट मंथ की है, मतलब सबसे आखिरी महीने की जो है। इसमें एवरेज लिया जाएगा बेसिक सैलरी का और डीए का जो आखिरी के 12 महीने उसने नौकरी करे हैं बिफोर रिटायरमेंट।
तो इसमें साल भर का एवरेज लिया जाएगा और इसमें केवल आखिरी के महीने में जितनी थी उससे लिया जाएगा। इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें डिफरेंस क्या हो गया। डिफरेंस ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि उसे एक रैंक ऊपर करके रिटायर किया जाता है। तो ऐसे में अगर किसी की लेट से बेसिक पे कितनी थी, 50,000 थी, और उसे एक रैंक ऊपर करके प्रमोट करके रिटायर किया गया 1-2 महीने के लिए, तो उसकी जो बेसिक पे हो गई वो 75 के हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे बेसिक पे। और जो डीए था वो तो वैसे ही है, मान लीजिए लेट से हमने मान लिया 5 के है, तो टोटल कितना हो गया, 80 के हो गया। तो ऐसे में अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम पे होता तो जो इसकी आखिरी महीने की सैलरी थी बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को मिला करके 80 के, इसका 50% मिलता। लेकिन यूपीएस में क्या होगा, आखिरी में उसने कितना पैसा लिया है वो नहीं, मान लीजिए ये केवल आखिरी के 2 महीने के लिए इसको इतना पैसा प्राप्त हुआ था, तो वो आखिरी का महीना का नहीं, बाकी के जो 10 महीने उसको 50 के मिले थे और आखिरी के 2 महीने जो 75 के मिले थे, इस टोटल को ऐड करके 12 से डिवाइड किया जाएगा डियरनेस अलाउंस के साथ में। उसके बाद जो पैसा बनेगा उसका 50% मान लेते हैं। अगर अब डियरनेस अलाउंस को एक मैं रफ आइडिया आपको देता हूँ, लेट से कि यहाँ पे मत्ता है डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ता घटता रहता है। मान लेते हैं कि इसका जो एवरेज बनेगा, लेट से ऐसा एवरेज बनता है इसका 65K के आसपास, तो इसका जो 50% होगा वो प्राप्त होगा इसे पेंशन के रूप में, वो एश्योर्ड पेंशन इसको प्राप्त होगी। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि आखिरी के 12 महीने का पूरा एवरेज लिया जाएगा, ये कह सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग और भी इसमें गुस्से में हैं कि जो पहले होता था कि प्रमोशन के पास जो सैलरी होती थी, प्रमोशन के साथ जो मिली है आखिरी महीने की, उसका 50 के मिलता था, इसमें एवरेज किया जाएगा तो इसमें जो है लोगों की पेंशन है, जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगी। अगर हम वैसे देखें तो 80K का 50% तो 40K हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर 65K का हम 50% निकालेंगे तो ये 32.5 के आएगा, तो सैलरी इसमें कम हो जाएगी, पेंशन इसमें कम हो जाएगी। तो ये जो पेंशन कम हो रही है इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि ये यूपीएस सही नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ के यूनियन है ना, उन्होंने इसके खिलाफ नाराजगी दिखाई है। बाकी सेकंड जो फैक्टर है इसमें डिफरेंस का वो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का। अगर हम ओपीएस की बात करें तो ओपीएस में क्या है कि ओपीएस में एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, मतलब एम्प्लॉय के जो भी सैलरी है उसमें से कुछ भी पैसा कटता नहीं था। सारा जो भार होता था वो किसके ऊपर होता था, गवर्नमेंट के ऊपर होता था। गवर्नमेंट ही पैसा जमा करती थी और उसी के पैसे के आधार पे जो पेंशन होती थी मिलती थी। लेकिन यूपीएस में क्या है कि इसमें जो एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन होगा जस्ट लाइक एनपीएस। जैसे एनपीएस में एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट का होता है, तो इसमें जो अभी एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 10%। मतलब जो उनकी सैलरी होगा उसका 10% जो पार्ट है वो कटेगा और बेसिक पे और डीए का पेंशन फंड के रूप में। और इसमें जो गवर्नमेंट है अपनी तरफ से 18.5% जो है वो मिलाएगी। एनपीएस में क्या था, एनपीएस में भी ऐसा ही था कि 10% था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट क्या है 14% अपनी तरफ से जोड़ती थी। तो इसमें वो 4.5% गवर्नमेंट ने और अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। तो एनपीएस की तुलना में देखा जाए तो यूपीएस में ये चीज़ तो अच्छी हो रही है। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ के लिहाज से देखा जाए तो वो तो कह रहे हैं कि हमें चाहिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम जिसमें हमारा कुछ पैसा ना कटे, लेकिन इसमें तो कटेगा 10% पैसा। तीसरा जो इसमें डिफरेंस है वो क्या है, लमसम पेमेंट का। लमसम पेमेंट का मतलब ये है कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको कुछ पैसा एक मुश्त मिल जाए। तो यूपीएस में क्या सुविधा करी गई है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन मिलेगा, मतलब जब रिटायर हो रहे होंगे तो उनको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। और ये जो पेमेंट होगा वो कैलकुलेट कैसे होगा, एज 1/10 ऑफ द मंथली इमोलमेंट पे, मतलब बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। मतलब हर 6 महीने की सर्विस पे जो बेसिक पे और डीए का है उसका 1/10 जो मंथली होगा आपको पैसा मिलेगा, उसके आधार पे इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि आपको रिटायरमेंट के समय कितना लमसम अमाउंट मिलेगा। और ये जो अमाउंट होगा ये ग्रेचुटी जो प्राप्त होती है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उससे अलग होगा। ये नहीं ग्रेजुटी में से काट के दे दिया तो उससे अलग होगा। तो इसमें मतलब ये है कि कुछ लमसम अमाउंट भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्राप्त होगा। एनपीएस में जो था वो ये था कि आपको जितना पैसा फंड का बन रहा है उसका 60% आप ले सकते हैं, ऐसा करके वो आपका ही पैसा होता था, मार्केट के लिहाज से वो काम करता था। लेकिन यूपीएस में क्या था, इस तरह का जो सिमिलर प्रोविज़न है वो नहीं था लमसम पेमेंट का, कि मतलब ये नहीं था कि आपका जो पेंशन फंड बना है उसके एवज उसके अलावा और आपको कहीं से पैसा दिया जाएगा, वो नहीं था। इसमें ये जरूर था कि मान लीजिए आपको आपका जो पेंशन फंड बन रहा है वो 50 लाख का बन रहा है,
आखिरी के समय में, और आपको ये लग रहा है कि पेंशन जो मिलने से पहले जब आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के साथ आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए चाहिए एक मुश्त पे, कुछ खर्चा हो, घर बनाना हो, ऐसा लोग करते थे, तो उसे आपको 1 साल पहले इन्फॉर्म करना होता था कि आपको इतना लमसम अमाउंट चाहिए रिटायर होने पर। तो होता क्या था कि जब 10 लाख हटा लिया जाएगा तो इसमें से जो बचेगा पैसा वो क्या होगा, 40 लाख होगा। फिर 40 लाख के आधार पे ही आपको पेंशन प्राप्त होगी। समझ पा रहे हैं क्या? ओपीएस में ऐसा होता था इसमें, लेकिन यूपीएस में ऐसा है कि इसमें आपको जो आपका पेंशन फंड बन रहा है वो तो अलग ही है, इसमें उसके अलावा भी आपको जो कह सकते हैं एक तरीके का जो लमसम अमाउंट है वो प्राप्त होगा रिटायरमेंट के बाद। फिर नेक्स्ट हम बात करें वो है मिनिमम पेंशन का क्राइटेरिया। मिनिमम पेंशन भी जैसे एनपीएस में मिनिमम पेंशन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि इतनी पेंशन, कम से कम इतनी पेंशन तो प्राप्त होगी। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम, उसमें क्या था, न्यू पेंशन स्कीम की एक थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। उसमें क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता था उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता था उसको मिला करके एक फंड बनता था, और इस फंड के मैनेजर होते थे। मैनेजर कौन होते थे? अलग अलग मैनेजर थे, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई ऐसे करके 9 मैनेजर थे, तो ये फंड मैनेजिंग का काम करते थे। तो ये पैसा वो कहाँ लगाते थे? मार्केट में लगाते थे। अलग अलग इसमें कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स होते थे और फिर कुछ शेयर मार्केट में लगाते थे। और इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते थे ना, उनके पास ये चॉइस होती थी कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं उनका पैसा ज़्यादा रिस्क वाले मतलब ऐसे शेयर्स में लगे या कम रिस्क वाले शेयर्स में लगे, क्योंकि जो जिस पे ज़्यादा रिस्क होगा उस पर रिटर्न अच्छा मिलेगा, मतलब कुछ में तो 15% तक का रिटर्न मिल जाता था, लेकिन जो कम रिस्क वाले होते थे उसमें रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता था, 7, 8, 9% के आसपास रिटर्न मिलता था। तो ऐसे में पूरा मार्केट डोमिनेटेड था, तो इसीलिए इसमें इतना ये नहीं होता था कि आपको कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि वो आपका जो पैसा जो फंड मैनेजर है उसने कैसे मैनेज किया, उसके आधार पर कितना फंड बन रहा है, उसी के आधार पर प्राप्त होगा पैसा एनपीएस में। वहीं अगर हम यूपीएस में बात करें तो इसमें गारंटी है कि मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये तो मिलेगी ही पर मंथ, और ऐसे लोगों को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस करी है। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के तौर पे कम से कम अगर 10 साल की सर्विस करी है तो आपको 10,000 रुपये पेंशन के तौर पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। मार्केट डोमिनेटेड ये नहीं होगा। और इसमें यह बताया गया कि अगर आप जो ये अभी मैं 50% वाली बात कर रहा था ना कि जो बेसिक पे और डीए का 50% मिलेगा, उसमें यह था कि ये जो 50% मिलेगा उनको ही मिलेगा जिन्होंने 25 साल तक जो है गवर्नमेंट की सर्विस करी है। इसी को लेकर के एक और यहाँ पे बवाल चल रहा है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, कहा जा रहा है ऐसा, मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर सकता, कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, 20 से 25% लोग होते हैं जो 25 साल तक गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं, है ना। तो इस लिहाज से बहुत सारे लोग इससे वंचित रह जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। ये मतलब जो अलग अलग इसमें यूनियंस हैं उनके अपने अपने तर्क होते हैं। तो ये जो 50% मिलेगा वो था 25 साल, कम से कम इसमें शर्त है कि 25 साल गवर्नमेंट की सर्विस आपने करी है। अगर आपने इससे कम सर्विस करी है तो ये परसेंटेज वैसे ही घटता आएगा। वैसे ही बताया जा रहा है कि अगर आपने कम से कम 10 साल करी है तो 10,000 रुपये मिलेंगे, 10 साल से कम करी है तब फिर इसमें मिनिमम पेंशन का ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि दिस इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर ओपीएस। इसमें ऐसा ओपीएस में मिनिमम पेंशन अमाउंट का ऐसा कुछ नहीं था कि कम से कम इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। वो टोटल डिपेंड था कि बेसिक पे डी आपका कैसा, उसी के आधार पे होता था। गवर्नमेंट की जो पेंशनर पोर्टल है उसमें वर्तमान समय में जो मिनिमम पेंशन है उसके बारे में दर्ज किया गया कि 9,000 रुपये पर मंथ है आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ मिनिमम सर्विस। मतलब जो अभी एनपीएस वगैरह चल रहा है तो उसके आधार पे कहा जा रहा है कि 9,000 रुपये तो लगभग मिल ही जाते हैं 10 साल की सर्विस के बाद। लेकिन अब अगर यूपीएस में देखा जाए तो 1,000 रुपये इससे बढ़ करके मिलेंगे, मतलब 10,000 रुपये कम से कम मिलेंगे। पाँचवा जो डिफरेंस है वो क्या है, टैक्स बेनिफिट का। टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है कि जैसे ओपीएस की बात करें तो ओपीएस में एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन तो कुछ होता नहीं था, एम्प्लॉय अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करता था, तो उसमें कोई टैक्स बेनिफिट ऐसा अवेलेबल नहीं था कंट्रीब्यूशन के आधार पे। जो पेंशंस हैं वो जनरली सब्जेक्ट होती थी इनकम टैक्स। मतलब ऐसा नहीं कि जो पेंशन पा रहे, किसी किसी की पेंशन 1 लाख होती है, अच्छे पद से रिटायर होते हैं, किसी की 1.5 लाख होती है, तो ऐसे में इनकम टैक्स तो भरना पड़ता है उनको भी। फिर कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशंस होते हैं जो उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल टैक्स सिचुएशन में, वो सब होता है। एनपीएस की अगर बात करें तो इसमें जो है टैक्स बेनिफिट मिलता था एम्प्लॉयज़ को उस कंट्रीब्यूशन का जो गवर्नमेंट दे रही है। मतलब जो गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूशन दे रही है ना एनपीएस में अपनी तरफ से, तो वो उस कंट्रीब्यूशन को जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो टैक्स के रूप में बचा सकते थे, है ना। तो ये था।
यूपीएस में अभी ना थोड़ा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है कि इसमें टैक्स बेनिफिट जो है कैसे मिलेगा, पहले वाले की तरह ही मिलेगा कि जितना गवर्नमेंट देगी वैसा होगा, अभी इतना कुछ इसमें है नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बाकी इसका क्लैरिफिकेशन अभी गवर्नमेंट से आना और है, डिमांड कर रहे हैं लोग। जो छठा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फैमिली पेंशन का, कि अगर किसी एम्प्लॉय की काम करते हुए डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में जो ओपीएस था उसमें जो फैमिली पेंशन थी वो लोअर परसेंटेज ही 30 to 50% मिलता था रिटायरीज पेंशन का, मतलब जो रिटायर हो रहा पर्सन हुआ था या एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता था उसकी डेथ हो जाती थी। ये अलग अलग सिनेरियो में 30 से 50% की पेंशन थी कि ऐसा हुआ तो 30%, ऐसा हुआ तो 50%, फिर इतने साल तक 50%, उसके बाद 30%, ऐसे होता था। लेकिन यूपीएस में क्या किया जा रहा है कि यूपीएस में जो फैमिली पेंशन है उसको इम्प्रूव किया गया है और इसमें अब 60% जो पेंशन है वो दी जाएगी अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है तो फैमिली को 60% मिलेगी। मान लीजिए उसे पेंशन मिल रही है लेट से 1 लाख रुपए की, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 60,000 की पेंशन किसे मिलेगी? फैमिली को मिलेगी। छोटे मोटे कुछ और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ इसके बड़े प्रमुख रूप के जो डिफरेंसेस हैं इनको देखा जा रहा है। तो इसके डिफरेंसेस क्या हैं आपको समझ में आ गया। इसको एक चार्ट के रूप में भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है ताकि आप ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बीच में डिफरेंस समझ सकें। जैसे गारंटीड पेंशन की बात करें, ओपीएस में होता है, एनपीएस में नहीं है। गारंटीड पेंशन कितनी मिलेगी मिलेगी, यूपीएस में भी है। इसका जो प्रोविज़न होता है बजट में, ओपीएस का जो पैसा जाता है वो गवर्नमेंट का को बजट में दिखाना होता है, एनपीएस और यूपीएस में नहीं है। कंट्रीब्यूशन स्कीम की बात करें तो इसमें एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन ओपीएस में नहीं होता है, एनपीएस और यूपीएस में होता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मतलब कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा वैसे वैसे आपका जो पेंशन होगा वो बढ़ता जाएगा। ओपीएस में तो होता है, एनपीएस में नहीं, क्योंकि मार्केट डिनोमिनेटेड है, मार्केट कैसा काम कर उसके ऊपर आधारित है। यूपीएस में भी यहाँ पे डियरनेस रिलीफ रखी गई है। फैमिली पेंशन की बात करें, ओपीएस में भी मिलता है, एनपीएस में भी मिलता है और यूपीएस में भी मिलता है। मार्केट रिटर्न डिपेंडेंट, कि मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसा मार्केट चल रहा है, ओपीएस नहीं है, मार्केट डिपेंडेंट एनपीएस है और यूपीएस भी नहीं है। तो ये बेसिक से डिफरेंसेस हैं। आई होप कि आपको ये जो ओपीएस वर्सेस यूपीएस की जो लड़ाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बीच में भी वर्सेस लिखा जाएगा, ये आपको अब समझ में आ गई होगी। अब आप डिफरेंस भी समझ सकते हैं और इसी के आधार पर सब लोग अपनी तरफ से निर्णय ले रहे हैं कि कौन सी स्कीम किसके लिए बेटर है। कुछ लोगों को लग रहा है कि यूपीएस बेटर है एनपीएस से, कुछ को लग रहा है नहीं, एनपीएस की तरह ही बस यूपीएस है, थोड़ा सा ट्विक कर दिया गया है, हमें ओपीएस ही चाहिए। वो तो फिर इंडिविजुअल की चॉइस है और एम्प्लॉयज़ की चॉइस है। फिलहाल हमारा तो सबसे पहले लक्ष्य ये होता है कि आपको नौकरी मिल जाए, पहले सैलरी मिलने लगे, उसके बाद हम पेंशन के बारे में भी अच्छे से बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सब बेसिक जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर के तौर पे पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाकी आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।